स्प्रिंग जो है वो सबसे बेस्ट मौसम होता है सीजन्स में। भाई इस सीज़न के अंदर फूल खिलते हैं और पेड़ों पे नए पत्ते आ जाते हैं। इस कहानी के अंदर हम लॉस्ट स्प्रिंग की बात करते हैं, वो मौसम जो खो गया। अनीस जंग ने स्प्रिंग टाइम को बचपन से कंपेयर किया है। जो इंसान का बचपन का फेज़ होता है वो सबसे अच्छा फेज़ होता है। तो वो कहती है कि बच्चे जो हैं वो गरीब घरों के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ऑलमोस्ट ज़िंदगी का ये फेज़ ऐसे है जैसे उनका स्प्रिंग टाइम खो गया हो। बाकी बच्चे जैसे नॉर्मल बच्चे जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, भाई जो मर्जी पढ़ाई कर लें, जो मर्जी सब्जेक्ट्स ले लें, जो मर्जी बन जाएं ज़िंदगी में। इन गरीब बच्चों के पास ना पढ़ाई है, ना वो मौका है, कोई तरीका नहीं है इनके पास कि ये अपनी ज़िंदगी बेटर कर ले या अपनी डिज़ायर्स ही पूरी कर लें जो वो चाहते हैं। अब इस बात को समझाने के लिए कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, उसने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, दो कैरेक्टर्स लिए हैं। एक साहिब जो सीमापुरी में रहता है और मुकेश जो फिरोज़ाबाद में रहता है। दोनों की हालत बहुत बुरी है, बहुत ही मिजरेबल से इलाके हैं जहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है रहने के लिए और उनके पास कोई तरीका भी नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सके। तो पहले ऐसे करते हैं कि साहिब के हालात समझते हैं और फिर मूव करेंगे मुकेश के हालात की तरफ। साहिब एक रेफ्यूजी है जो बांग्लादेश ढाका से आया है और वो सीमापुरी में रहता है जो दिल्ली के बिल्कुल कॉर्नर पे है। और उसकी फैमिली दिल्ली रहने के लिए आई थी क्योंकि उनके वहाँ पे खेत वगैरह सब खराब हो गए थे, तूफान आ गया, सब बर्बाद हो गया। उन्हें लगा कि दिल्ली में उनको बेटर ज़िंदगी मिल जाएगी, बेटर काम मिल जाएगा। साहिब का काम है कूड़ा इकट्ठा करना, अपने दोस्तों के साथ रोज़ सुबह निकल जाता है कूड़ा इकट्ठा करने के लिए और दोपहर में वापस आ जाता है। इस चैप्टर के अंदर अनीस जंग ने हमें बताया है कि कैसे खोखले वादे करते हैं लोग इनके साथ। इन गरीबों को कैसे बताया जाता है कि इनकी ज़िंदगी बेटर कर देंगे, और इस बात को उसने एक्सप्लेन किया है जब उसने खुद बात की साहिब से। मतलब उसने साहिब से बोला कि स्कूल क्यों नहीं चले जाते बेटा, तो उसने बताया मैं इसलिए नहीं जाता कि यहाँ कोई स्कूल है ही नहीं। तो अनीस जंग ने कहा कि अगर मैं नया स्कूल शुरू करूँ तो क्या चले जाओगे तुम। बहुत खुश हुआ साहिब ये सुन के। उसने कहा हाँ ज़रूर चला जाऊँगा। बट अनीस जंग ने ये बात कर तो दी, सच में थोड़ी वो खोलने वाली थी कोई स्कूल, ऐसे ही बोल दिया। तो यही एग्जाम्पल देके उसने समझाया कि किस तरीके से पॉलिटिशियंस, अथॉरिटीज़ इनसे वादे करती रहती है मगर उनकी एक्चुअली में उसको पूरा करने की कोई इच्छा होती ही नहीं है। इनफैक्ट साहिब ने तो उससे ये तक पूछा कि स्कूल रेडी हो गया है, तो उसने बात को टाला और कहा नहीं बहुत टाइम लगता है स्कूल को बनने में। फिर वो समझाती है कि किस तरीके से ये बच्चे जो हैं इतनी ज़्यादा गरीबी में रहते हैं कि उनके पास चप्पल तक नहीं होते पहनने के लिए, और फिर एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि उनके पास चप्पल क्यों नहीं है। कोई कहता है कि मदर ने उठा के नहीं दिए क्योंकि ऊपर वाले शेल्फ पे पड़े थे, कोई कहता है कि मुझे जूते पहनने हैं, और कोई कहता है हमारे यहाँ का तो रिवाज ही ऐसा है जी, हम नहीं पहनते चप्पल वप्पल। बट अनीस जंग समझती है कि ये सारी कहानियाँ सिर्फ उस गरीबी को कवर अप करने के लिए ये बोल रहे हैं क्योंकि ये बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते चप्पल। यहाँ पे अनीस जंग हमें उस पंडित के बारे में भी बताती है जो उडुपी में रहता था और जिसके बेटे ने भगवान से एक बार प्रे किया था कि भगवान मुझे जूते मिल जाएं। उसके पास तो जूते हैं, उसके बच्चों के पास भी हैं, लेकिन ये जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं और या बच्चे हैं इनफैक्ट साहिब जैसे, उनके पास अभी तक कोई जूते नहीं आए। सीमापुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कम से कम 10,000 कूड़ा उठाने वाले रैक पिकर्स रहते होंगे। ये सारे मोस्टली रिफ्यूजीज़ हैं जो बांग्लादेश से भाग के आए। इनके पास कोई आईडी कार्ड्स नहीं है, लेकिन इन सब के पास राशन कार्ड है। ये राशन कार्ड इन्हें इसलिए इशू कर दिए जाते हैं क्योंकि पॉलिटिशियंस का ये वोट बैंक बन जाते हैं। ये पॉलिटिशियंस को वोट देते हैं तो वो इन्हें राशन कार्ड दे देते हैं, और ये रैक पिकर्स चुपचाप इसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है बजाय कि वो आईडी कार्ड की टेंशन ले। बच्चे जो इन इलाकों में रहते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ पार्टनर्स ही बन जाते हैं
क्योंकि वो भी कमाते हैं, उनके पेरेंट्स भी कमाते हैं, तभी वो सपोर्ट कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी। और कूड़ा उठाना उनका सबसे मेजर काम है यहाँ पे। बच्चों के लिए तो ये ऐसा है जैसे कोई खजाना ढूंढना, और कई बार मिल भी जाता है, कई बार पैसे मिल जाते हैं या कोई कीमती चीज़ मिल जाती है। लेकिन जो बड़े हैं उन्हें तो पता है ये तो ज़िंदा रहने का एक ज़रिया है, इससे तो वो पैसे कमाते हैं जिससे अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, पर बच्चों के लिए सिर्फ मज़े की चीज़ है। साहिब एक बार खड़ा हुआ था एक टेनिस क्लब के बाहर और देख रहा था दो लड़कों को लॉन टेनिस खेलते हुए। ऑब्वियसली वो बेचारा तो कभी खेल ही नहीं पाएगा, बहुत महंगा स्पोर्ट होता है, इतने पैसे कहाँ थे उसके पास कि वो खेल सके। एक्चुअली उसके लिए तो वो जो जूते उस दिन उसने जो पहने हुए थे, जो किसी अमीर लड़के ने शायद फेंक दिए थे इसलिए कि उसमें एक छेद है, वो उसके लिए तो बहुत बड़ा सपना था कि उसे ऐसे जूते भी पहनने को मिल जाए। अनीस जंग साहिब की स्टोरी को एंड करती है और हमें बताती है कि कैसे साहिब जो है वो अपनी आज़ादी लूज़ कर देता है जब उसे नौकरी मिल जाती है एक चाय की दुकान पे। मतलब जबकि उसको 800 रुपये मिल रहे होते हैं वहाँ पे और खाना मिल रहा होता है, लेकिन अब वो फ्री नहीं होता। अब उसे अपने मालिक की सारी बातें पूरी करनी पड़ती हैं, जो मालिक जब कहता है तब करना पड़ता है। वो रोज़ दूध वाला डोल लेके जाता है, अब वो प्लास्टिक बैग नहीं ले जाता, लेकिन वो बहुत दुखी होता है इस डोल से, क्योंकि अब उसके पास कोई आज़ादी नहीं है उसकी, क्योंकि अब वो खुद का मालिक नहीं है और जो चाहे खुद वो नहीं कर सकता जब, तो उसे बहुत दुख होता है। मुकेश एक लड़का है जो फिरोज़ाबाद में रहता है और वो एक सेकंड एग्जाम्पल है जो अनीस जंग ने हमें दिया कि कैसे बच्चे जो हैं वो अपने ज़िंदगी के जो एम्बिशन है, जो बनना चाहते हैं, वो कैसे हालातों में फंस जाते हैं। फिरोज़ाबाद की जो मेन काम है वहाँ पे वो है चूड़ियाँ बनाने का, बैंगल मेकिंग का। और वहाँ पे जो काम के हालात हैं या जिन हालात में वो काम करते हैं वो बहुत बुरे हैं। मतलब इतने बुरे हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मैक्सिमम तो बेचारे अपनी आंखें ही लूज कर जाते हैं। इतने गर्मी के हालात में इतने छोटे छोटे कमरों में काम करते हैं, उनके घर इतनी बुरी हालत में बने हुए हैं। मतलब गलियां जो हैं वहाँ पे बदबू आती है, कूड़ा पड़ा हुआ है, उनके घरों के दरवाजे एकदम हिले पड़े हैं, दीवारें ऑलमोस्ट टूट रही हैं और जानवर भी उन्हीं के साथ रहते हैं। ऐसा लगता है कि जानवर और इंसान ऑलमोस्ट साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे हो वहाँ पे। मुकेश अनीस जंग को अपने घर लेके जाता है, वहाँ पे वो उसके फादर से मिलती है जो बताते हैं कि वो अपने बच्चों को सिर्फ चूड़ियाँ बनाना ही सिखा पाए, वो उन्हें कभी स्कूल नहीं भेज पाए और कभी बेटर ज़िंदगी भी नहीं दे पाए। मुकेश की दादी कहती हैं कि ये तो भाई उनका कर्म है, उनके अब किस्मत में यही लिखा है, कोई इंसान अपनी किस्मत तो बदल नहीं सकता। खुश है वो इस बात से कि उनके सर पे छत तो है, क्योंकि उस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर पे छत भी नहीं है। उस इलाके में जो जवान हैं उनके पास कोई चॉइस ही नहीं बचती, बस वो अपने पेरेंट्स का ही काम करते रहते हैं चूड़ियाँ बनाने का। वो इतने समय से काम कर रहे हैं, सारी हिम्मत ही टूट गई है। मतलब डेयर ही नहीं होती कि कुछ नया कर लें या कुछ नया ट्राई कर लें, उस मोल्ड को ही तोड़ दें जिसमें उन्हें डाला हुआ है कि भाई तुम्हें चूड़ियाँ ही बनानी है, उसे तोड़ ही नहीं पाते। इतनी दिक्कतें फेस करते हैं बट उससे बाहर नहीं निकल पाते वो लोग। अगर वो कोशिश भी करते हैं कि इस गरीबी से, इस सर्कल से बाहर आ जाएं, तो वही लोग हैं जिन्हें मार पड़ेगी, उन्हीं को जेल में डाल देंगे। मतलब उनके पास एक लीडर नहीं है, एक नेता नहीं है जो उन्हें समझा सके कि कैसे करना है। इसकी वजह से भी वो बहुत मुसीबत में फंसे रहते हैं और फिर गरीबी में अटके रह जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 कारण चैप्टर में हमें बताए हैं उनके गरीबी में फंसे रहने के लिए, पहला उनकी जाति जो उनको बाहर नहीं निकलने देती, दूसरा साहूकार हैं और वो जो मिडिल मैन होते हैं, पुलिस वाले हैं और अफसर लोग हैं, नेता लोग हैं, वो सब ध्यान रखते हैं इस बात का कि किसी भी हालत में ये अपनी गरीबी से बाहर ना निकल आए। इन हालात में मुकेश जो है उसका एक सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बने। वो चाहता है वो सीखे गाड़ियाँ कैसे ठीक की जाती हैं और इसके लिए वो काफ़ी रास्ता चलने को भी तैयार है, क्योंकि गैरेज तो दूर है उसकी जगह से। देखिए वो कह रहा है मैं वॉक करके पहुंच जाऊंगा।
हाँ, यहाँ पे उसकी जो डिज़ायर्स हैं और जो वो बनना चाहता है वो काफ़ी रुकी हुई है, काफ़ी लिमिटेड उसमें है। क्योंकि जब अनीस जंग ने पूछा कि क्या वो प्लेन उड़ाना चाहता है, तो उसने कहा नहीं, मैं प्लेन उड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ अपने इस सपने से कि मैं मैकेनिक ही रहूँ। जिस जगह पे वो रहता है वहाँ कोई बहुत प्लेन्स उड़ते नहीं हैं, ना उसने कभी इस टेरिटरी के बाहर जाके सोचा है। और ये दो कहानियाँ हमें बताती हैं क्या हालात हैं इंडिया के बच्चों के जो गरीब इलाकों में रहते हैं, और क्या उन्हें मौके मिल पाते हैं ज़िंदगी में ऊपर उठ पाने के। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या हमारी वेबसाइट पे आके हमसे चैट कर सकते हो। थैंक यू।